हेलो। हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सभी को अगेन। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? चलिए, तो एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि दो इक्वल रेडियस के ड्रॉप है, दो इक्वल रेडियस के हैं और ये कोलसेक हो रहे हैं। ये दोनों मिल रहे हैं और मिलकर बना रहे हैं एक बड़ा बबल। मिलकर बना एक बड़ा बबल। ठीक है, दोनों का रेडियस आर है। क्या गिवन है आपको? ये रेडियस आर है और ये भी आर है। रेडियस आर है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, और ये बड़ा बबल बना रहे हैं, इसका रेडियस भी दिया हुआ है कैपिटल आर। और ये दिया हुआ है कि बोथ द लिक्विड, वो लिक्विड हो सकते हैं, सोप बबल हो सकते हैं ना। वो आपके ऊपर है कि वो लिक्विड है कि सोप है, आप जैसा बांध सकते हैं। सोप बबल है तो 40 लिखेंगे। तो सोप बबल कोलसेक आइसो, सोप बबल कोलसेक आइसोथर्मली। जिनको नहीं पता है, आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। ये चलो मैं अभी दे रहा हूं आपको। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और वो टेम्परेचर इनिशियली टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेम टेम्परेचर, ठीक है, इनिशियली सेम टेम्परेचर है। तो आपको बताना है फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल। फॉर सरफेस टेंशन एस। यहां पे मैं सरफेस टेंशन को एस लिख रहा हूं क्योंकि सरफेस टेम्परेचर को टी लिखना पड़ेगा तो उससे आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए यहां सरफेस टेंशन को एस लिखा जा रहा है। तो फाइंड सरफेस टेंशन एस। तो आपको सरफेस टेंशन एस बताना है गिवन डेटा के टर्म्स में। R1 R2 नहीं चेंज कर दिया है, अभी सेम लिया है और ये R है। आप करिएगा R1 R2 वाला। तो बच्चों ये बस इसमें ध्यान रखना है कि और कुछ दिया नहीं है। तो मान लेते हैं कि लेट इसका प्रेशर कुछ P1 है, इसका प्रेशर कुछ P2 है और इसका प्रेशर कुछ और होगा, है ना, P होगा। तो मान लीजिए इसका प्रेशर कुछ P1 है, ये सब एलिमिनेट करना पड़ेगा। और ये T था टेम्परेचर, ये P2 है, ये T है टेम्परेचर। हालांकि प्रेशर इसका भी सेम होगा, आपको पता है प्रेशर जो है, अगर रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, ये समझ रहे हो। तो इनिशियली प्रेशर जो है P1 P2 के जगह पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि P और T है। R1 R2 होगा तो अलग अलग होते, R1 R2 होता तो अलग अलग होते, है कि नहीं। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर P और टेम्परेचर T। दोनों का सेम क्यों लिया है, सबको क्लियर है, क्योंकि यहां पे जब करोगे तो P1 और P2 लेके भी चलोगे तो सेम ही आएगा। P1 और P2 लेके भी चलोगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि P1 माइनस पी एटीएम इक्वल टू 2s बाई आर। आर सेम लिया है तो P1 P2 सेम होगा। इसका कुछ जनरल P ले लेते हैं, इसका रेडियस आर है
तो इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेंगे। ये तो सबको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे दोनों मिलेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लो N1 था और इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लो N2 था, तो आप लिख सकते हो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू बड़े वाले का मोल्स N इज इक्वल टू N, ये तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट रहेंगे। अब N1 को क्या लिख सकते हो, PV इक्वल टू nRT से, N क्या होता है PV बाई RT, तो यहां पे पहले वाले के लिए और RT में फॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर इसका भी T होगा, आइसोथर्मल का यही मीनिंग है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी जान लीजिए, बाकी आइडियल गैस इक्वेशन सबको आती है। तो N1 क्या लिखोगे बच्चों, P1 और V1 को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R3, है ना, P1 V1 अपॉन RT, तो RT तो दोनों के लिए सेम रहेगा, प्लस P2 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हो, P इंटू 4/3 पाई कैपिटल R³ अपॉन में गैस कांस्टेंट है ये R, और इस R में कंफ्यूजन होगा तो RT हटा रहा हूं, मतलब मैं P1 V1 है ना, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू PV, ये लिख दिया। यहां तक क्लियर है सभी को। अब P1 क्या लिख सकते हो, P1 माइनस PATM इक्वल टू 4S बाई R, और P2 क्या लिख सकते हो, मैंने कहा था P1 और P2 भी सेम ही हो जाएंगे, P2 माइनस PATM इक्वल टू 4S बाई R, तो P1 और P2 सेम हो जाएंगे 4S बाई R। अब आपको R1 R2 दिया जाएगा तो आप R1 R2 से कर सकते हैं, अगर आपको R1 R2 अलग अलग दिया जाए तो आप अलग अलग कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ R1 आ जाएगा, यहाँ R2 आ जाएगा, यहाँ पे जनरल R हो जाएगा। तो इनिशियली प्रेशर सेम है, बाद में बड़े वाले का प्रेशर कुछ और होगा, वो क्या होगा, P माइनस PATM इक्वल टू 4S बाई कैपिटल R। R और R में एक रिलेशन अभी आपने निकाला है क्या, 4/3 पाई R³ वॉल्यूम इंटू 2 इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R³। तो यहां से आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू R, है ना, R जो आपका है वो 2 की पावर 1/3 इंटू R, तो आप इसको R के टर्म्स में भी कर सकते हैं, आप R के टर्म्स में भी कर सकते हैं। तो अब कर लेंगे सब लोग, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर सेम होगा अगर ये रेडियस सेम है, अगर रेडियस अलग होगा तो R1 R2 होगा। अलग ले लें, अलग ले लेते हैं, चलो R1 R2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 ले लेते हैं। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा, फिर अलग लेने पे ये होगा कि यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेसी आएगा, इसमें यहां R1 R2 लिखना पड़ेगा आपको, यहां पे R1 R2 लिखना पड़ेगा। फिर आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन में यहां पे आप R1 लिखेंगे, यहां R2 लिखेंगे, और वॉल्यूम कंजर्वेशन में लिखेंगे 4/3 पाई R1³ प्लस R2³ इज इक्वल टू 4/3 पाई R³। तो R³ आपको मिलेगा, R मिलेगा, R³ मिलेगा R1³ प्लस R2³, ठीक है। तो अब आप सफिशिएंट है आपके लिए, यहां R1 कर लीजिए, यहां R2 जनरल कर लीजिए, ठीक है। अब ये P1 P2 अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, इनको यहां पे पुट कर सकते हैं, तो इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फाइनली जब पुट करेंगे तो P1 पुट कर दीजिए, P2 पुट कर दीजिए,
सॉल्व कर लीजिए। तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आएगा तो ये इक्वेशन एक है 3, और ये वाली इक्वेशन वॉल्यूम कंजर्वेशन की, और ये वाली इक्वेशन इसकी। तो अब आप यहां पे पुट कर सकते हैं P1 को क्या लिख सकते हैं, PATM प्लस 4S/R1 इंटू 4/3 पाई, 4/3 पाई तो कैंसिल कर दीजिए, 4/3 पाई कैंसिल कर दीजिए, R1³ प्लस P2 को लिख सकते हैं 4S/R2 प्लस PATM, और यहां पे आ जाएगा R2³ इक्वल टू P को क्या लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं PATM प्लस 4S/R, कैपिटल R की वैल्यू अभी बाद में पुट कर देंगे, 4S/R इंटू 4/3 पाई, 4/3 तो कैंसिल हो गया था, बाई में कैपिटल R³। देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहां तक आ गया, हमें S चाहिए, तो S वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे और PATM वाले टर्म को एक तरफ, तो क्या मिलेगा देखो, PATM वाले को एक तरफ ले आएंगे तो आपके पास मिलेगा R1³ प्लस R2³ माइनस R³, ठीक है, और इसको इधर ले आओगे तो 4S/R, R³ माइनस R1³ प्लस R2³, ये जीरो कैसे हो जा रहा है, ये जीरो आ जा रहा है क्या, ये जीरो आ जा रहा है क्या, देखना जरा, R1 R2 का होल होगा, हाँ ठीक है, यहां पे 4S/R1² होगा, ठीक है ठीक है, यहां R1² होगा ना, एक कट जाएगा, यहां भी कट जाएगा, तो R1² प्लस R2²। अब ठीक है भाई, अब आप इस R1 को यहां पुट कर सकते हो, तो PATM R1³ प्लस R2³ माइनस R³, यहां पे देखना जरा, ये तो जीरो हो जा रहा है, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, देखो ये टर्म अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 4S/R, ये कैसे हो रहा है भाई, कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखना जरा एक बार, हेल्प करिए।
एक आर भी कैंसिल होगा, एक आर भी कैंसिल होगा, तो मतलब यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, यही कह रहे हैं, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। पी एटीएम वाला टर्म आपका क्या हो रहा है? पी एटीएम वाला टर्म तो जीरो आ रहा है ना, पी एटीएम वाला टर्म जीरो आ रहा है क्या वॉल्यूम कंजर्वेशन से? V1 प्लस V2, ये कर सकते हैं क्या यहां पे वॉल्यूम कंजर्व? कॉमन लेते टाइम 4s ही होगा। एक मिनट, ये हट जाएगा, ये तो ठीक है, इस साइड अब ठीक है, यहां 4s होगा, ये r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4s r स्क्वायर, यहां पे 4s कॉमन लिया, ये ठीक है। यहां बताओ, यहां पे क्या होगा? पी एटीएम वाले में क्या होगा? पी एटीएम वाले में वहां तो आर क्यूब आ रहा है ना, और वॉल्यूम कंजर्व करने पे वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे क्या? हाँ ये ऐसे होगा, वो तो ठीक है, बट यहां बताओ, यहां बताओ, यहां पी एटीएम वाला टर्म बताओ, ये तो जीरो आ रहा है ना यहां से, अगर वॉल्यूम कंजर्व कर रहे हो तो। ये सही है क्या? यहां पे वॉल्यूम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं कर सकते। वॉल्यूम कहां कंजर्व रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये हटा दो, ये गलत है। वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं कर सकते, केवल मोल्स कंजर्व होगा भाई, प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज होगा। ठीक है, तो फाइनली आपको यही मिलेगा, एस जो होगा वो इन्हीं के टर्म्स में लिखा जाएगा, पी एटीएम बाई 4 R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब माइनस R को गिवन होना पड़ेगा, गिवन था, अपॉन में R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये इसी टर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ये इसी टर्म में लिखना पड़ेगा भाई। वॉल्यूम कंजर्वेशन गलत है, वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं होगा। ये आएगा, क्लियर है सभी को? ये क्लियर है भाई सभी को? जल्दी बोलिए, ये क्लियर है सभी को? इसी टर्म्स में एक्सप्रेशन छोड़ना होगा, R1 R2 और R गिवन होना चाहिए। ठीक है, सरफेस एनर्जी जीरो कहां है भाई? सरफेस एनर्जी जीरो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि अपना जो लिक्विड है, ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड जो सरफेस है उसका शेप अलग अलग हो सकता है। शेप जो है वो कॉन्केव हो सकता है और कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। ठीक है, तो शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, पहले इसकी बात कर लें। शेप ऑफ लिक्विड मिनिस्कस, ठीक है, किसी कैपिलरी जानते हो क्या होता है? एक पतली सी ग्लास ट्यूब, आप लोगों ने अपने लैब में, अगर क्लास 11 में एक प्रैक्टिकल होता है कि MnO4 डालकर आप वो कलर निकालते हैं ना मोहर सॉल्यूशन का, ठीक है, तो वहां से जो आपने लैब में किया होगा, तो एक पतली सी ग्लास ट्यूब होती है,
तो उसी ग्लास ट्यूब को हम कैपिलरी कहते हैं। तो अगर कोई लिक्विड किसी कैपिलरी में है तो आपको उसका सरफेस दिखता है, तो वो अपने पास कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है और फ्लैट भी। वो कैसे पता चलता है? तो देखो, कॉन्वेक्स अगर होगा, लिक्विड ग्लास मॉलिक्यूल, ये है लिक्विड ग्लास मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पे लिक्विड, ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो है ग्लास सरफेस और लिक्विड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये एडेसिव फोर्स बोला जाएगा। इसी का लिक्विड लिक्विड के साथ इंटरेक्शन होगा तो ये कोहेसिव बोला जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट Fr अगर ऐसा हो, लिक्विड साइड हो, है ना, मतलब लिक्विड साइड हो मतलब कौन बड़ा हो, कोहेसिव अगर एडेसिव से बड़ा हो तो जो मेनिस्कस होगा वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा, और ऐसे लिक्विड को, सच लिक्विड इज कॉल्ड नॉन वेटिंग। इस केस में जो कॉन्वेक्स सरफेस रखेगा लिक्विड किसी कैपिलरी में, तो सच लिक्विड इज कॉल्ड नॉन वेटिंग। वेटिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? वेटिंग का मतलब होता है कि उसको भिगा देना, है ना, भिगा देना। तो जैसे ये लिक्विड चढ़ेगी, है ना, और ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगी। कब बनाएगी? जब अपना कोहेसिव फोर्स एडेसिव से ज्यादा होगा। कोहेसिव का मतलब लिक्विड लिक्विड का इंटरेक्शन, ये और लिक्विड और ये जो जिस ट्यूब में चढ़ रही है उसका मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, दैट इज एडेसिव। तो अगर कोहेसिव बच्चों ज्यादा हुआ एडेसिव से, तो जो लिक्विड चढ़ रही होगी ट्यूब में वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगी, और ऐसे लिक्विड को हम नॉन वेटिंग कहते हैं। एग्जाम्पल अपने पास है मरकरी, Hg, अपने पास एग्जाम्पल है नॉन वेटिंग का मरकरी। मरकरी इज नॉन वेटिंग लिक्विड, ओके। इसी तरीके से आप यहां पे आ जाओ, अगर कॉन्केव मेनिस्कस है, कब होगा? जब Fa ग्रेटर होगा, मतलब रिजल्टेंट Fa की तरफ हो, तो ये कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगा। इसका एग्जाम्पल है वाटर, और ऐसे लिक्विड को आप कहते हैं वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड मतलब इसकी टेंडेंसी होगी ऐसे, कॉन्केव होगा तो जो अपना ट्यूब का सरफेस है उसको भिगाने की टेंडेंसी होगी, तो ये हो जाएगा वेटिंग लिक्विड, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी आप एक याद रख सकते हो, वाटर। तो वाटर अपना क्या होगा? वेटिंग है, और मरकरी अपना नॉन वेटिंग है। मरकरी अपना नॉन वेटिंग लिक्विड है। अगर मान लो इस केस में कि अपना जो रिजल्टेंट Fr है वो इसी की तरफ आ जाए, जस्ट ट्यूब मतलब जो सरफेस है, ट्यूब का जो सरफेस है उसके लॉन्ग आ जाए, तो उस केस में ये आपका क्या हो जाएगा? फ्लैट। ये हो जाएगा फ्लैट, ये अपने पास क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और ऐसा तब होगा जब Fa इक्वल टू Fr होगा, Fa इक्वल टू Fr होगा, ठीक है, सॉरी Fa इक्वल टू Fc होगा, Fa इक्वल टू Fc होगा, ठीक है। जब फोर्स ऑफ एडेसिव इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कोहेसिव होगा, तो उस केस में हमारा जो लिक्विड चढ़ रहा होगा उसका सरफेस बच्चों फ्लैट होगा, ठीक है। तो ये तीन शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस है। इसको मेनिस्कस का मतलब होता है शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। मेनिस्कस का मतलब होता है शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस जो चढ़ रहा होगा किसी ट्यूब में, और ये आपको दिखेगा नहीं, नेकेड आई से नहीं दिखेगा, है ना, बहुत पतली सी होगी अगर आपके पास ट्यूब, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, वहां आपको ये फिनोमेना दिखेगा। ग्लास और आप पानी, ग्लास में पानी रखोगे तो वहां आपको शेप नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। अब इसी शेप में जैसे ये है, इसमें एक एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। अगर मेनिस्कस मतलब लिक्विड का सरफेस अगर कॉन्वेक्स है, ठीक है, या फिर कॉनकेव है, तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनो। अगर आपने कोई कैपिलरी डाल दी है, आपने मान लीजिए कैपिलरी है, एक पतली ट्यूब, इसको हम कैपिलरी कहते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब अगर डाल दिए तो ट्यूब के अंदर भी पानी चढ़ेगा। अगर आपने मरकरी डाला है तो मरकरी का जो मेनिस्कस होगा वो कॉन्वेक्स होगा,
मरकरी का मेनिस्कस जो होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा बच्चों। तो यहां भी अंदर वाला भी कॉन्वेक्स होगा और बाहर जो बीकर के अंदर है, बीकर के अंदर है, ये बीकर है, इसमें आपने ट्यूब डाला है, इसके अंदर बीकर में मरकरी है, तो मरकरी का शेप कॉन्वेक्स होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि जो ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब और ये जो मरकरी का सरफेस है, ये दोनों मिलकर जो सरफेस पे आप टेंजेंट खींचोगे, दिस इज टेंजेंट ऑन कॉनकेव सरफेस। ये कॉनकेव सरफेस दिख रहा है आपको, ये कॉनकेव सरफेस है मरकरी का, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस। इस पे अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट और ये जो अपना कैपिलरी ट्यूब है, ये एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा इस टेंजेंट से, कौन, कैपिलरी ट्यूब का सरफेस, कैपिलरी ट्यूब का सरफेस एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अभी कर रहा हूं भाई, लास्ट स्लाइड आपको दिखा देता हूं। और ये अगर मान लो इधर जाता है, वाटर है, तो वाटर है तो अभी बताया इसका नेचर क्या होता है बच्चों, कॉनकेव। तो ट्यूब में भी कॉनकेव होगा और बीकर के साथ जो इस ट्यूब का होगा वो भी कॉनकेव होगा। तो यहां जो टेंजेंट खींचोगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कॉनकेव के लिए एक्यूट होता है, तो थीटा लेस देन 90 होगा फॉर कॉनकेव मेनिस्कस। और थीटा, ये जो थीटा है यही अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 होगा फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, दैट इज ऑब्ट्यूज। तो मरकरी जो है, मरकरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा। वाटर का जो होगा वो होगा अपना दिस, प्योर वाटर का ऐसे दिया होगा, फॉर लिख देता हूं फिर भी, कहीं कहीं नहीं दिया है, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास दिया होगा ऐसे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। जीरो का मतलब बताएंगे क्या होगा, इसका मतलब जीरो का ये मतलब है बच्चों, देखिए मैं इसको यहां पे भी आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट यही है, ये जो अपना यहां पे टेंजेंट खींचोगे, यहां पे एक टेंजेंट खींचोगे ऐसे, ठीक है, इस मेनिस्कस जो शेप ऑफ लिक्विड है इस पे एक टेंजेंट खींचोगे और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कैपिलरी के सरफेस से जो एंगल बनाएगा थीटा, दैट इज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा, ऐसा होगा, इस पे आप टेंजेंट खींचोगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये एंगल होगा दैट इज योर थीटा, दैट इज योर थीटा। यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है, दिख रहा है, यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। अगर फ्लैट सरफेस है तो ये टेंजेंट हुआ और ये कैपिलरी हुआ, तो यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा यहां पे 90 डिग्री है। लेकिन अगर मैं ऐसा बनाऊं, देखिएगा, अगर कुछ ऐसा है, देखिए लिक्विड सरफेस, पूरा ऐसा गया है, ऐसा गया है, तो यहां पे आप टेंजेंट खींचोगे तो ये टेंजेंट इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो 0 बना रहा है, दिख रहा है पूरा। अगर पूरा वो ऐसा है, पूरा पूरा ऐसे जाके पूरा चढ़ गया है, ठीक है। हाँ, FA हॉरिजेंटल है यहां पर,
तो इस केस में आपको दिख रहा होगा, जब ऐसा हो जाएगा तो यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाटर और क्लीन ग्लास का केस है। यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा क्या होगा? टेंजेंट भी यही है, ये जो टेंजेंट है टेंजेंट अलोंग द सरफेस ऑफ कैपिलरी है, दिख रहा है? तो थीटा यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और ऐसा एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है वही प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है, एंड क्लीन ग्लास ऐसे सब दिया होगा आपको। तो प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है। ठीक है, तो ये मेनिस्कस के बारे में आपको बताया। मेनिस्कस कैसे डिसाइड होता है? एफए और एफसी के कौन बड़ा है उसके अकॉर्डिंग। रिजल्टेंट किधर जा रहा है? एफए और एफसी का रिजल्टेंट एफसी की तरफ होगा तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस। एफए और एफसी का अगर रिजल्टेंट एफए की तरफ होगा तो कॉनकेव मेनिस्कस। दोनों बराबर होंगे तो वो फ्लैट होगा। क्लियर है? तो ये, और इसी में मैंने आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बताया। क्लियर है? चलिए, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कैपिलरी राइज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना कैपिलरी राइज का। तो कैपिलरी राइज मतलब, कैपिलरी राइज का क्या मतलब है वो देखो। कैपिलरी राइज का ये मतलब है कि कोई पतली सी ट्यूब अगर पानी में डाल देंगे किसी लिक्विड में, तो लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा। लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी पानी में इसको अगर डाल देंगे तो लिक्विड लेवल जो होगा वो अपने आप लिक्विड मतलब इस पे चढ़ने लगेगी। किस पे? इस कैपिलरी पे। कैपिलरी एक बहुत पतली ट्यूब होती है। कैपिलरी एक बहुत पतली ट्यूब होती है। ठीक है, क्लीन ग्लास का मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं हो और क्या। तो यहां पे मान लो ये कैपिलरी है, आपने इसको डाल दिया, दिस इज कैपिलरी। इसको ये लिक्विड होगा अपना कहीं, इसमें आपने डुबा दिया। तो डुबा दिया तो क्या देखा आपने कि ये लिक्विड अपने आप जो है ऊपर चढ़ गई। कितनी हाइट तक चढ़ गई? h हाइट तक। मान लेते हैं कि इसका एंगल जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो एक्यूट है। तो इसका जो मेनिस्कस होगा लिक्विड का, वो क्या है? कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मेनिस्कस बना रहा है। हमारा एम है कि हमें इस h को निकालना है। हमारा एम है बच्चों कि इस h को निकालना है। तो ये चीज तुम लोग को अच्छा समझ में आ रहा होगा कि जब किसी कैपिलरी को, ये इतना बड़ा है, बहुत छोटा होता है, तो किसी कैपिलरी को अगर डुबाओगे तो अपने आप पानी की चढ़ रहा है। तो पानी का चढ़ने का मतलब प्रेशर डिफरेंस है। अगर आप इसको डुबा रहे हो तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस आया होगा, जिसकी वजह से लिक्विड लेवल राइज किया होगा। ये तो समझ रहे हो सभी लोग। अब कब तक राइज करेगा? जब तक इस पॉइंट का प्रेशर, और इस पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए। इसका प्रेशर तो PATM होगा, तो इसका प्रेशर भी PATM के जब तक बराबर ना हो जाए। ठीक बात है, एक्सेस प्रेशर की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कैपिलरी राइज जो होती है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर होता है, ये जान लीजिए। अब वो अभी मैं प्रूफ करूंगा दूसरे मेथड से, तो आपको पता लगेगा एक्सेस प्रेशर कैसे आ रहा है। अभी मैं आपको फोर्स कॉन्सेप्ट से इसका H निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रेशर डिफरेंस है, चढ़ता गया, और जब तक ये दोनों पॉइंट्स बराबर हो गए प्रेशर के, तब ये रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम पे ये जो लिक्विड चढ़ गया है, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी FBD बना रहा हूं। किसकी?
ये जो सामने बना हुआ है, ये आपको बना हुआ है एफबीडी बना हुआ है ऑफ एफबीडी ऑफ लिक्विड राइज इन द कैपिलरी। तो इस कैपिलरी में जो ये चढ़ गया है पानी, वही बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स आपके पास इतनी जो चढ़ा हुआ लिक्विड है इसका mg लग रहा होगा। अच्छा, अब सरफेस टेंशन को ध्यान से देखो। सरफेस टेंशन जो फोर्स होगा बच्चों, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा, सिलेंडर है तो सिलेंडर के ऊपर पानी चढ़ गया है और वो कॉनकेव मेनिस्कस बनाए है। तो कॉनकेव मेनिस्कस, मेरे हाथ को गौर से देखना, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, थोड़ा सा पूरा हेमिस्फेयर होगा, इसकी कोई जरूरी नहीं है। वो एक कर्व होगा, जैसे बाउल होता है, बाउल हेमिस्फेरिकल बाउल नहीं हो, एक ऐसे ही बाउल हो, ऐसे कर्व। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये पानी चढ़ गया है, ये सिलेंडर है और इसके ऊपर ऐसे पानी का जो सरफेस है वो ऐसा मेनिस्कस बना रहा है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इसमें कैसा लगेगा? सरफेस टेंशन, मेरे पाम को देखो, यहां पे सरफेस टेंशन सभी में ऐसा लगेगा बच्चों, सभी जगह पे ये सरफेस टेंशन इस कर्व पे, ये जो नीचे जो कर्व दिख रहा है तुम्हें, ये जो कर्व दिख रहा है नीचे, इस पे ऐसे टेंशन, सरफेस टेंशन टेंजेंशियल लगेगा सब डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल है ये। तो टेंशन जो होगा वो टेंजेंशियल लगेगा। उसी चीज को मैंने यहां दिखाया है, Ft इधर लगेगा, Ft इधर। इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है, ये मेनिस्कस है, इस पे टेंजेंट खींचा तो ये थीटा होगा। अच्छा, ये जो मैंने स्फेयर बनाया है, मेनिस्कस का जो रेडियस होगा, मेनिस्कस का जो कर्व होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो मेनिस्कस ऐसे कर्व हुआ है ना, उस कर्व का अगर पूरा स्फेयर बनाते तो उसका एक सेंटर होता और सेंटर से उस कर्व के बीच की जो दूरी होती, दैट बिकम योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे बच्चों ये आर होगा, ये जो मेनिस्कस बना हुआ है इसको लेकर हमने पूरा स्फेयर बनाया। ठीक है, ये पूरा एक स्फेयर बनाया, तो ये आर जो, ये इसका सेंटर होगा और ये आर जो कैपिटल होगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। तो जो मेनिस्कस बना हुआ है, मेनिस्कस मतलब लिक्विड सरफेस का शेप, तो लिक्विड सरफेस का जो शेप है उसको अगर मैं पूरा बनाता तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता। और ये जो स्मॉल आर है वो रेडियस ऑफ ट्यूब है। स्मॉल आर आपका क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कैपिलरी है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी है। तो अब आपने इसकी एबीडी बनाई तो आप सबको शायद क्लियर हो रहा होगा कि इसमें जो भी टेंशन होगा, इसको मैं और अगर दिखाऊं तो सरफेस टेंशन जो होगा कुछ ऐसा लगेगा। क्या आप लोग शायद समझ रहे होंगे? देखो, मान लो एक कटोरा है, ये हेमिस्फेरिकल है, कोई जरूरी नहीं है ये हेमिस्फेरिकल होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे सरफेस टेंशन जो होगा वो ऐसा लगेगा बच्चों, और सभी जगह पे ऐसे ही लगेगा टी। ठीक है, और सभी जगह पे ऐसे ही लगेगा इस तरीके से। मैं इधर वाला नहीं दिखा पा रहा हूं, समझ गए होंगे। टेंजेंट टू द सरफेस होगा, ये ऐसा होगा, और टेंजेंट टू द, ये है आपके पास इलिप्स टाइप का, बिल्कुल ये ऐसा, और इस पे ये टेंजेंट होगा हर तरफ। इसके जो कंपोनेंट्स लेंगे आप, तो यही थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, एफ टी कॉस थीटा, और एफ टी साइन थीटा कैंसिल होगा। आप देख पा रहे हो कि इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कैंसिल होगा हर तरह का। मैंने 2 दिखाया, ऐसे बहुत सारे होंगे।
ठीक है, तो केवल बचेगा कौन सा फोर्स? अगर मैं केवल बचा हुआ फोर्स दिखाऊं तो यहां पे बचा हुआ फोर्स क्या दिखाऊंगा? बचा हुआ फोर्स मैं क्या दिखाऊंगा? बचा हुआ फोर्स जो होगा वो वर्टिकल होगा, ऐसे कुछ। बचा हुआ मतलब जो वर्टिकल वाला है, जो ऐड हो रहा है, उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, बताओ। ये मैंने जो लिखा है वो एफ टी वर्टिकल है। ये जितने भी फोर्स हैं ये कौन से हैं? एफ टी वर्टिकल वाले। तो एफ टी वर्टिकल बचेंगे। ये जो फोर्स है वो है एफ टी वर्टिकल। बोलो, ठीक है, एफ टी वर्टिकल है। ठीक है बच्चों, तो एफ टी वर्टिकल आपके पास मिल गया। अब मुझे बताओ कि ये जो अच्छा एफ टी वर्टिकल है, इसको बैलेंस किया होगा इस एम जी को। यहां एक एजम्पशन है कि ये वॉल्यूम नेग्लेक्टेड है। ये जो वॉल्यूम है, इतना छोटा सा जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है लिक्विड का। ये जो लिक्विड है इसमें हम इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये है ना लिक्विड। ये बहुत कर्वेचर बहुत छोटा होता है, तो ये अपने पास mg और ft, तो ये वॉल्यूम नेग्लेक्टेड है। मतलब आप ये मान के चलेंगे कि पूरे में वॉल्यूम है, पूरे सिलेंडर में वो लिक्विड है। जितना पार्ट जो ये बड़ा बनाया है आपको समझाने के लिए, ये जो मिनिस्कस वाला जो खाली है ना, ये भाई पूरा अगर ट्यूब होगा उसमें ये पानी चढ़ेगा और वो थोड़ा सा ऐसे क्या होगा, कॉनकेव है तो थोड़ा सा खाली होगा। तो वो थोड़ा सा जो खाली पार्ट है उसको आप हटा रहे, मान रहे हैं कि पूरा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में लिक्विड है। तो उसका वेट क्या हो जाएगा बच्चों? रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो, ये मास हो जाएगा, इंटू जी, ये हो जाएगा तुम्हारा एम लिक्विड का। और ये इसको बैलेंस कौन कर रहा है? एफ टी वर्टिकल। एफ टी वर्टिकल क्या लिखेंगे? तो एफ टी वर्टिकल क्या लिखा जाएगा बताओ? एफ टी कॉस थीटा। एफ टी कॉस थीटा है ना, और एफ टी कॉस थीटा, एफ टी वर्टिकल पहले लिख दो। एफ टी वर्टिकल क्या होगा? एफ टी वर्टिकल हो जाएगा एफ टी वर्टिकल जो होगा वो होगा एफ टी इंटू कॉस थीटा। और एफ टी क्या लिखते हो? टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आता है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, एनुअल एग्जाम में ये डेरिवेशन। ठीक है, तो यहां से आपको एच मिल जाएगा, यहां से आपको एच मिल जाएगा। एच क्या मिला? 2t कॉस थीटा अपॉन, एक आर से आर भी कैंसिल होगा, रो जी आर, 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई मेंस में हर साल इस पे सवाल आते रहे हैं। कैपिलरी राइज का ये फॉर्मूला है जो मैंने फोर्स कॉन्सेप्ट से आपको बताया, 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ठीक है, तो ये अगर आपने स्कूल में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो इसका डेरिवेशन जरूर पूछेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, जिसमें आर सभी को पता है क्या है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, टी जो है सरफेस टेंशन है, ठीक है, और बाकी तो आपको पता है थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है।
तो 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर बच्चों। तो ये हो जाएगा अपने पास कैपिलरी राइज का फॉर्मूला, जो मैंने किस मेथड से बताया, एक सिंपल फोर्स कॉन्सेप्ट से बताया है। 2 नहीं होगा भाई, आप फिर भूल गए, ठीक है, आप फिर भूल गए, 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा 2 पाई आर लिया है, छोटी छोटी बातें भूल जाते हो। आप 2 क्यों बोल रहे हो? आप अगर 2 बोलते हो, आप इसको देखकर बोल रहे होगे ना, इधर का कंपोनेंट इधर का, ऐसे 2 थोड़े है। आप यहां देखो, 2 कंपोनेंट थोड़े है मेरे भाई, कई सारे कंपोनेंट है, और ये सब किस पे लग रहे हैं? आर पे। इसका इफेक्टिव कांटेक्ट जो होगा, भूल जाते हो यार, इफेक्टिव कांटेक्ट 2 थोड़े हैं, 2 तो समझाने के लिए बनाया, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अभी आपको बना के दिखाया था, वो होगा 2 पाई आर। इफेक्टिव कांटेक्ट 2 पाई आर है। मतलब अभी फिर मैं आपको समझा देता हूं, ये आपका है, ये जो मेरी हथेली है, दिख रहा है? अब इसमें सब जगह पे ऐसे एफ लग रहा होगा, सभी जगह पे। इस एफ के 2 कंपोनेंट है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल वाले कैंसिल कर रहे हैं, और वर्टिकल वाले कई सारे हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हो। वो सारे वर्टिकल का कंपोनेंट जो होगा वो है एफ टी इंटू एफ टी कॉस थीटा, और एफ टी होगा टी इंटू 2 पाई आर। शायद सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस चीज को और आपको फील दिलाने के लिए मैं एक और मेथड बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर मान लो कैपिलरी इनसफिशिएंट हाइट की है, अगर कैपिलरी अपनी बच्चों इनसफिशिएंट हाइट की है, मतलब जितना लिक्विड चढ़ना था आपने कैपिलरी को छोटा कर दिया, तो क्या होगा आप लोग बताओ? क्या होगा जल्दी बताइए। जैसे जैसे लिक्विड चढ़ेगा, जितना उसको एच हाइट चढ़ना है उतना कैपिलरी की हाइट नहीं है, कैपिलरी उससे छोटी है, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? लिक्विड आउट, ओवरफ्लो, ऐसा ही लगता है हमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता था जब आपकी तरह था। तो लिक्विड ओवरफ्लो करेगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं ये टॉपिक लेता ही नहीं। पानी गिरने लगेगा, सभी बच्चों ने यही बोला, ऐसा नहीं होगा, नहीं, ओवरफ्लो नहीं करेगा। मजेदार बात देखिए क्या होगा। मजेदार बात जानने के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का इसके साथ एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं। ये थीटा है, तो आपको पता है ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये पूरा 90 है, तो ये थीटा होगा। एंगल जज कर पा रहे हैं सब लोग? ये थीटा, ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हो? कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर। तो इस आर को मैं लिख सकता हूं क्या? आर बाई कॉस थीटा को, आर बाई कॉस थीटा को क्या मैं कैपिटल आर लिख सकता हूं बच्चों? आर बाई कॉस थीटा को क्या मैं कैपिटल आर लिख सकता हूं? और अगर ऐसा है तो अभी फॉर्मूला जो पढ़ा आपने 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, तो ये कॉस थीटा बाई आर को, ये जो आपको दिख रहा है कॉस थीटा बाई आर को, इसको मैं कॉस थीटा बाई आर को 1 बाई आर लिख सकता हूं, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल आर के फॉर्म में, कैपिटल आर क्या था? कर्वेचर था, 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर। तो एक आपको फॉर्मूला मेनिस्कस कैपिलरी राइज का और मिलता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां जो आर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब होगा क्या? यहां से आप एक चीज देखो, h इंटू आर एक कांस्टेंट मिलता है 2t अपॉन रो जी, और 2t अपॉन रो जी किसी के लिए कांस्टेंट होगा,
किसी लिक्विड के लिए उसका सरफेस टेंशन, उसकी डेंसिटी और जी ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये बोल सकते हो क्या कि H1R1 इज इक्वल टू H2R2, H1R1 इक्वल टू H2R2। ठीक है, तो अगर जो R2 की बात करो तो H1R1 अपॉन H2। ठीक है, मान लेते हैं कि H2 हमारा छोटा है, तो शायद आप लोग को अब आइडिया लग रहा होगा कि लिक्विड बाहर नहीं जाएगी, लिक्विड अपना कर्वेचर, अपना जो कर्वेचर है उसको घटाएगी या बढ़ाएगी। अगर मैं ये बोलूं कि इफ H1 इज ग्रेटर देन H2, H1 इज ग्रेटर देन H2, पहले वाले में H1 ज्यादा था, H1 ज्यादा होगा H2 से। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो R2 अपॉन R1 इक्वल टू H1 अपॉन H2। ठीक है, तो अगर H1 ग्रेटर देन H2 होगा बच्चों, और ये इक्वलिटी होल्ड करानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इंप्लाइज दैट R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1 एडजस्ट कर लेगा कर्वेचर की वजह से। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। कर्वेचर मतलब कर्वेचर जितना बड़ा होगा बच्चों, कर्वेचर जितना बड़ा होगा इसका मतलब क्या हुआ, वो उतना ज्यादा फ्लैट होगा। कर्वेचर जितना बड़ा होगा वो उतना फ्लैट होगा, मानते हो? तो मिनिस्कस अपना एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, अगर कैपिलरी का जो हाइट आपने छोटा कर दिया, पहले से इसका हाइट छोटा कर दिया, तो इसका जो बाद में छोटे वाले कैपिलरी में जो मिनिस्कस बनेगा वो फ्लैट बनेगा, वो बहुत ज्यादा फ्लैट बनेगा, मानते हो? R2 ग्रेटर देन R1 होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो H2 का छोटा होना, R2 का बढ़ जाना, H2 का छोटा होना, R2 का बढ़ जाना, मिनिस्कस अपने कर्वेचर को एडजस्ट करेगा और लिक्विड फ्लो नहीं होगा। तो दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग। ये क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों? चलिए, अब मैं आपको बोल रहा था कि प्रेशर डिफरेंस की जो भाषा आपको मैंने बताया कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऐसा होगा, वो चीज मैं दूसरे मेथड से आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि क्यों कैपिलरी में लिक्विड का राइज हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस कैसे हो रहा है वो देखिए। मान लीजिए ये अपनी लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है ना, इसमें लिक्विड मान लीजिए चढ़ गया है, और इसका मिनिस्कस कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये लिक्विड अपना है, क्लियर है? ये कैप ले। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया है बच्चों 1, और जस्ट इसके नीचे एक पॉइंट लिया है 2, जस्ट इसके नीचे है, और यहां पे एक पॉइंट लिया है 3, और यहां पे एक पॉइंट लिया है 4। ध्यान दीजिएगा, 4 पॉइंट लिया है। मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। इससे भी आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, इसीलिए मेथड बता रहा हूं दोबारा, दूसरा मेथड। इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक अलग अप्रोच आपको मिलेगा। तो यहां पे बच्चों मैंने 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट ले लिए, और ये जो लिक्विड यहां से ऊपर चढ़ी है इसको H ले लिया। ये जो लिक्विड यहां से ऊपर चढ़ी है इसको मैंने H ले लिया, इसको मैंने यहां पे H ले लिया। ये क्लियर है सभी को? अब देखो, आप मुझे बताओ कि P1 P एटीएम है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और P4 भी P एटीएम है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं बच्चों कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो P1 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P एटीएम? ये तो लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपन टू एटमॉस्फेयर है दोनों पॉइंट, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे,
बच्चों 4 और 3 एक बार चढ़ने के बाद ये इक्विलिब्रियम गेन करेगा, स्टैटिक लिक्विड है, तो 4 और 3 सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हैं। 4 और 3 अगर हमारे सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हैं तो इनमें प्रेशर सेम होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि P4 इज इक्वल टू P3 ऑल्सो इज इक्वल टू PATM। P4 इक्वल टू P3 क्यों? पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। और अगर ये इसके बराबर है तो ये दोनों की वैल्यू फिर से PATM के बराबर ही होगी। ये फिर से अगर आप देखो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों P4 इक्वल टू P3 इक्वल टू PATM ही होगा। बोलो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि कहानी थोड़ी गड़बड़ा रही है कि सर इस साइड से देख रहे हैं तो यहां PATM है तो यहां भी PATM होना चाहिए, बिल्कुल। बट अगर हम इधर से देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखो कि 1 और 2 में अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, इसका मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अभी लिया था हमने, तो आप P1 और P2 में कॉन्केविटी किस तरफ है? इधर है 1, इधर है 2। तो आप लिख सकते हो क्या? P1 माइनस मतलब P1 माइनस P2 इक्वल टू 2T बाई R। 2T बाई R, P1 माइनस P2 अभी आपने पढ़ा था, है ना? तो ये कॉन्केव है इस तरफ, 1 की तरफ कॉन्केव है, तो ये P1 माइनस P2 इक्वल टू 2T बाई R लिख सकते हो। बोलो। और ये अगर H है बच्चों, ये तो P2 और P3 में भी एक रिलेशन लिख सकते हो क्या? P3 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच, ठीक है। P3 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। अब P2 को आप क्या लिख सकते हो? यहां से P2 को लिख सकते हो P1 माइनस 2T बाई R, ठीक है। और तो यहां पे अगर आप ये लिखते हो तो P3 इज इक्वल टू P1 माइनस 2T बाई R प्लस रो जी एच। P2 की वैल्यू हमने यहां पे रख दी, यहां पे रख दिया। अब आपने अभी अभी प्रूव किया कि P3 और P1 बराबर है, तो ये P1 इक्वल टू P3 था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलता है फिर? 2T बाई R इक्वल टू रो जी एच। तो H क्या मिलता है? 2T अपॉन रो जी आर, यही तो प्रूव किया हमने। और R को हमने प्रूव किया था R अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू भी आप यहां पे पुट कर देंगे तो ये आपका जाना पहचाना भी मिल जाएगा। तो आपने यहां से क्या देखा बच्चों? आपको इस पूरे डिस्कशन में आपको क्या फील हुआ? जरा कमेंट करके बताइए कि इसका राइज होने का मकसद क्या है। अगर ये कॉन्केव नहीं होगा तो ये जस्टिफाई हो पाएगा क्या कि ये भी PATM हो और ये भी PATM हो? ठीक है, ये भी PATM हो और ये भी PATM हो और ये कॉन्केव नहीं होगा तो क्या ये जस्टिफाई होगा? इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा। तो प्रेशर डिफरेंस के वजह से ही मेनिस्कस अपना शेप ऐसे ले रहा है और 2 3 से जो है छोटा है, P2 जो है लेस देन अपना P3 है और ये चढ़ रहा है तब तक। शायद सभी को क्लियर हो गया होगा, ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि अपने पास जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस के वजह से लिक्विड का राइज हो रहा है। तो मैंने दूसरे मेथड से भी आपको ये चीज बताई, प्रेशर डिफरेंस है। कमेंट करके बताइए सभी को क्लियर हुआ ये। तो एक बार P3 आपने इधर से लिखा,
एक बार इधर से देखा दोनों बराबर थे, P4 P3 के बराबर, P4 P1 के बराबर, मतलब 4 3 और 1 बराबर हैं। तो 4 3 1 बराबर होने के लिए आपको पता है कि अगर 4 और 3 1 तब तक बराबर, कब बराबर हुए, जब ये एडजस्टमेंट, जब ये चढ़ा कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी के चढ़ने के वजह से यहां पे कॉन्केविटी आई, जिससे 2 1 से हमेशा क्या रहेगा, 2 1 से हमेशा छोटा। तो ये एक अलग वे है, इससे हो सकता है कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, ये अलग अप्रोच है। क्लियर है बच्चों? तो आज सरफेस टेंशन हमने पढ़ा, इस पे आप क्वेश्चंस जाके कर सकते हैं जहां से आपको मिले, ठीक है। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं, कर्व होने की वजह से P3 को डायरेक्ट हम रो GH नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों कॉन्वेक्स के केस में भी होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो विस्कोसिटी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कल हम निपटाएंगे। विस्कोसिटी छोटी सी टॉपिक है, विस्कोसिटी वो भी निपटाएंगे। बाकी आप जो भी मैंने ये पढ़ाया है थ्योरी, इसको रिवाइज करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कहीं से भी। हाँ, कल भी क्लास है, कल एक क्लास है। आप लोगों को शेड्यूल मिल गया होगा, अपने नोट्स में जाके देखिएगा, आपका शेड्यूल है, ठीक है। SC वर्मा आप पूरा कर सकते हैं, अब SC वर्मा आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और असाइनमेंट जो शीट है, शीट और DPP भी पूरा कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट टॉपिक अपना SHM होगा, उसके बाद वेव होगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होगा, और फिर ग्रेविटेशन होगा। होपफुली मैं आपको जो है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में फ्री कर दूंगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आपको मैं फ्री कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बच्चों के अभी थोड़े से एग्जाम बीच में होंगे जनवरी में, हालांकि जनरली मैक्सिमम बच्चों के जो एनुअल एग्जाम है वो मुझे लगता है मिड फेब से ही होते हैं। बोलो, मैक्सिमम बच्चों के जो एग्जाम होंगे एनुअल एग्जाम वो मिड फेब में होंगे आई थिंक, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, नोट्स भाई अपलोड करा देंगे, क्यों नहीं करा देंगे, नोट्स तो हमेशा अपलोड होते हैं, नोट्स तो हमेशा अपलोड होते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलग नहीं है, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, और एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड होगा, उसके बाद वो हम करेंगे। मार्च एंड में एग्जाम है तो मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से एग्जाम दे सकते हो। जिन बच्चों का जनवरी से एग्जाम है उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, 10 फेब, फर्स्ट वीक ऑफ फेब के बाद से भी जिनका है वो मजे करें, आराम से सारा कोर्स हो चुका होगा। और ये वो एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की जो पढ़ाई है वो एग्जाम में कहां पूछेंगे यार। स्कूल के एग्जाम में अगर ये पूछने लगे इस लेवल पे तो फिर मजा ना आ जाए फिर, ठीक है। तो चलो बच्चों, कल मिलते हैं। आप लोगों को शेड्यूल याद हो गया? शेड्यूल में फिर आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इसमें 2 क्लासेस चलेंगी जो आज जैसे चली हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एक क्लास चलेगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एक चलेगी। मौका मिलेगा तो उसमें कभी कभी उसमें भी हम 2 ले लेंगे कि जल्दी से हम चीजों को करें, ज्यादा पढ़ के करें, जल्दी से नहीं करें, ज्यादा पढ़ के खत्म करें डिटेल में, जिससे कि आप उसको रिवाइज करके आगे के लिए भी तैयार हो जाइए। रिवीजन के लिए टेंशन मत लीजिए भाई, है ना, आपको बहुत मौका मिलेगा, पूरा 1 साल का मौका अभी है आपके पास, ठीक है। हाँ, संडे आपकी इस संडे को क्लास है, क्योंकि मंडे को छुट्टी है, मकर संक्रांति की वजह से मंडे को छुट्टी है, इसीलिए संडे को 4 to 7 क्लास रखा है, ठीक है। जिसमें कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो SHM शुरू हो जाएगा, तो SHM करेंगे संडे को, और सैटरडे को भी SHM करेंगे, तो काफी कुछ निपट जाएगा 3 घंटे में, ठीक है। तो SHM भी आपका हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों के स्कूल के भी एग्जाम्स हैं उनको थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर पाऊं, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पढ़ लेंगे तो स्कूल का एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, आपको भी पता है। तो इसीलिए संडे को भी करेंगे, मंडे को आपका जो है छुट्टी होगा, मंडे को छुट्टी होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों।